देखिए, मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ। हम लोग टिकट के चक्कर में मंत्री बनने, विधायक बनने नहीं आए राजनीति में। हम लोग सिस्टम बदलने आए हैं और इस बात की संतुष्टि रहती है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, चर्चाओं में और गठबंधन होने में बहुत फर्क है। जब कुछ तय हो जाएगा तो आपके सामने सार्वजनिक करेंगे, आधिकारिक तौर पे उसकी घोषणा करेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में हमने किया था। हरियाणा का भला किसमें है? भारतीय जनता पार्टी जो अत्याचार कर रही है हरियाणा के लोगों के ऊपर पिछले 10 साल से, उसको कैसे हाशिए पे ले जाया जा सकता है। हम नेशनल पर्सपेक्टिव में चुनाव अभी लड़ ही नहीं रहे हैं। जब इस बार भी लोकसभा लड़े तो हम 22 ही सीटों पे लड़े थे। पंजाब के अंदर 90% लोगों को बिजली मुफ्त में देती है आम आदमी पार्टी की सरकार। देंगे फ्री में, हम तो छाती ठोक के कहते हैं हम फ्री में देंगे, जितना ये चिल्लाएंगे और ज्यादा देंगे। जनता का पैसा जनता में बांटना कोई गुनाह नहीं है। मोदी जी हरियाणा में आए, बोले ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हक का पानी 70 साल से पाकिस्तान बह के जा रहा है, मोदी इस पानी को रोकेगा। 5 साल गुजर गए, अगला चुनाव आ गया, कोई एक बूंद पानी रोका मोदी जी? कुछ किया? अपने देश के लोगों को नहीं मिल रहा, दुश्मन देश में पानी बह के जा रहा है, कुछ किया उस पर? पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े, 5800 गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। आपके कैमरे पे खुली चुनौती दे रहा हूँ मुख्यमंत्री को, एक गांव में ले चले मुझे अपने साथ, पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक गांव जिसके लोग कहते हैं 24 घंटे बिजली आती है हमारे। कितना झूठ बोलते हैं। तो क्या ही करती है, तो घोषणा मंत्री है, लोग मुख्यमंत्री भी नहीं कहते हैं, वो घोषणा मंत्री कहते हैं। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। कंपटीशन है, मोदी जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा झूठा, ये कहेंगे मुख्यमंत्री कहेंगे मैं तुमसे भी बड़ा झूठा। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह, ट्रूस्कोप मीडिया से। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बड़े लंबे समय से आपका समय नहीं मिल रहा था हमें। तो चुनावी गतिविधियां आम आदमी पार्टी की बढ़ गई हैं, क्योंकि सियासत के कोनों से आवाज आ रही है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन तय हो गया है। नहीं, आम आदमी पार्टी की सियासी गतिविधियां तो हरियाणा में काफी समय से बढ़ी हुई हैं और पिछले 2 साल से तो हम एक एक बूथ के ऊपर अपना संगठन तैयार करके और बहुत मजबूत संगठन हर गांव में बना करके हम तैयार हैं इस विधानसभा चुनाव के लिए। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूत तैयारी भी है। और लोकसभा चुनाव भी जब हमने लड़ा तो एक लोकसभा सीट पे ही इतना वोट आया था जितना जेजेपी, इनेलो, बीएसपी इनका 30 सीटों पे नहीं आया। उससे ज्यादा वोट हमको एक सीट पे मिला था। तो तैयारी तो है। आम आदमी पार्टी अब तीसरा विकल्प है हरियाणा के अंदर। जो सारे लोग आज तक ये कहते थे कि 2 ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो आम आदमी पार्टी वो तीसरा ऑप्शन बन के हरियाणा में खड़ी आज के दिन। तो अभी क्योंकि सियासी गलियारे में तो अभी बात हुई है कि आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे दी जाएंगी, आपके चेहरे की खुशी बता रही है शायद आपको भी टिकट मिलने जा रही है। तो किस तरीके से और किस सीट को आप अपना समझ के चल रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे ही खुश रहता हूँ। हम लोग टिकट के चक्कर में मंत्री बनने, विधायक बनने नहीं आए राजनीति में। हम लोग सिस्टम बदलने आए और इस बात की संतुष्टि रहती है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, देश के अलग अलग राज्यों में लोग हमारी विचारधारा को अपना रहे हैं। हरियाणा के लोग भी बहुत प्यार देते हैं, तो हम तो उस प्यार से ही खुश हो जाते हैं। गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये अरविंद केजरीवाल जी तय करते हैं। हमारे पास मैंडेट है हरियाणा की टीम के पास कि हमको 90 विधानसभा सीटों पे तैयारी करनी है। जैसा हाईकमान से आदेश आ जाएगा उसके अनुसार काम करेंगे। तो क्या अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं कि गठबंधन हो गया है, वो सिर्फ महज चर्चाएं हैं? देखिए, चर्चाओं में और गठबंधन होने में बहुत फर्क है। जब कुछ तय हो जाएगा तो आपके सामने सार्वजनिक करेंगे, आधिकारिक तौर पे उसकी घोषणा करेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में हमने किया था। अभी तक हमको निर्देश है कि 90 विधानसभा सीटों पे तैयारी करनी है और हम उस तैयारी में लगे हैं। कल भी अब कलायत के अंदर बहुत विशाल रैली है। मान साहब आ रहे हैं, भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री। टोहाना में कल भगवंत मान जी की रैली है। अभी हम कल रोड शो, मनीष सिसोदिया जी के रोड शो और रैली करके हटे हैं गन्नौर में, समालखा में। तो पूरे हरियाणा के अंदर हमारी तैयारी चल रही है। जैसा पार्टी हाईकमान से निर्देश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। हम तो तैयार हैं अपनी तरफ से इस लड़ाई को लड़ने के लिए और लोगों के सामने हमने एक विकल्प रख दिया कि हरियाणा के अंदर कि आप चाहें तो ये तीसरा नया विकल्प तैयार है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। नहीं, जो गठबंधन की अभी बात आपने कही कि आधिकारिक रूप से सब पता चल जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद आप ही की पार्टी के कुछ लीडर्स, शायद आपका भी कोई बयान इसमें रहा होगा कि कांग्रेस ने पूर्ण रूप से अच्छी तैयारियां नहीं की और हमारे जो लोकसभा सांसद के उम्मीदवार थे डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनकी मदद भी नहीं की गई। उसके बाद पुनः फिर आप लोग कांग्रेस से गठबंधन करने जा रहे हैं। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। हरियाणा का भला किसमें है? हरियाणा के लिए क्या अच्छा हो सकता है?
भारतीय जनता पार्टी जो अत्याचार कर रही है हरियाणा के लोगों के ऊपर पिछले 10 साल से, उसको कैसे हाशिए पे ले जाया जा सकता है, उत्तर भारत को उसके बीजेपी के चंगुल से कैसे आज़ाद कराया जा सकता है, ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारे विचार आज के दिन में राजनीतिक डोमेन में घूम रहे हैं और उसके लिए तरह तरह के ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। राहुल गांधी जी ने भी ऐसी एक बात कही, तो हम क्यों उसको सिरे से रिजेक्ट करें, हम उसका सम्मान करते हैं। हमने कहा कि भाई इस बारे में जो भी चर्चा होनी चाहिए हो, कोई प्रपोजल है तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्यों उससे पीछे हटे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम स्पष्ट तौर पे हम एक संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने में सक्षम भी है और आज के दिन में पूरी तरह से तैयार भी है। दिल्ली में जब आपकी सरकार आती है तो बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, उनमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। पंजाब में आप लोग सरकार लेकर आने में सक्षम हो जाते हैं, सफलता अच्छी मिलती है। हरियाणा में अब आप कह रहे हो कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने में सक्षम है। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किन मुद्दों पे हरियाणा में लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो, आप कह रहे हो दिल्ली में कुछ वादे किए, कुछ पूरे किए, कुछ नहीं किए। पूरे नहीं करते वादे तो बार बार से इतना बड़ा मैंडेट थोड़ी मिलता है। सर, आपकी बात को काटूंगा। मैंडेट आपको विधानसभा चुनाव में मिला, लोकसभा चुनाव में वो तो हमको पहले भी नहीं मिला, कभी नहीं मिला जी। वो दोनों चुनावों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग होता है, दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं। हम नेशनल पर्सपेक्टिव में चुनाव अभी लड़ ही नहीं रहे हैं। जब इस बार भी लोकसभा लड़े तो हम 22 ही सीटों पे लड़े थे, तो कोई ये उम्मीद तो नहीं करता ना कि 22 सीट पर लड़के कोई प्रधानमंत्री बना रहा है। जब अरविंद केजरीवाल जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होगा तब आप देखिएगा कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी की आती हैं। जब हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और वहां हमको खूब प्यार मिलता है। आप देखो, गुजरात तक में जाके हम 41 लाख वोट लेके आ गए वहां पे। इसका मतलब लोगों को ये लगता है कि ये लोग जब दिल्ली में कर सकते हैं, जब पंजाब में कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लाना चाहते हैं। आज हम 4 स्टेट्स के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कई स्टेट्स के अंदर हमारे मेयर हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं। पूरे देश के 17 स्टेट्स के अंदर हमारा मजबूत संगठन आज के दिन में बना हुआ है। हम नेशनल पार्टी हैं 10 साल के अंदर जो बने। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, ये जमीन पे जब लोगों को आपकी विचारधारा पसंद आती है तब होता है। नहीं, मैं हरियाणा के लिए पूछ रहा हूँ आप लोगों की। हरियाणा के लिए भी विजन हमारा स्पष्ट है। केजरीवाल जी की 5 गारंटी है और बहुत मूलभूत चीजें हैं। कई लोग हमको कहते हैं कि 5 ही मुद्दे लेके चले हो, पूरे हरियाणा में इतने सारे मुद्दे हैं। ऐसे तो किताब हर बार कोई ना कोई छाप देता है मैनिफेस्टो, उसमें से कभी कुछ पूरा थोड़ी होता है। हमने कहा कि मकान जब बनता है तो उसमें लाखों ईंटें लगती हैं, लेकिन मजबूत होगा कि नहीं ये कैसे तय होता है कि उसकी नींव मजबूत है या नहीं। तो ये 5 गारंटी केजरीवाल जी की हरियाणा के लिए, ये मजबूत नींव है। और ये क्या है कि 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। हम अच्छे सरकारी स्कूल देंगे, शानदार शिक्षा उसमें मिलेगी। अच्छे सरकारी अस्पताल देंगे, शानदार इलाज मिलेगा। महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने देंगे और हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये 5 गारंटी है हमारी। इनको पूरा कराने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपकी पार्टी की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा से अलग हैं। फिर भी जब भी आपकी पार्टी की इन मैनिफेस्टो की चीज़ों की बातें आती हैं, कहीं ना कहीं फ्रीबीज, जिनको हम कहते हैं फोकट में कुछ देना, मैं सिर्फ इसका डिक्शनरी का मतलब बता रहा हूं, आप बेहतर इसको समझते हैं, फिर भी आप इसको सम्मान राशि के रूप में कह रहे हैं या किसी और तरीके से। हरियाणा के ऊपर कर्ज आपको पता है कितना होगा, तो कैसे मैनेज करेंगे? हमने तो कुछ फ्री नहीं दिया अभी, हमने थोड़ी कर्ज किया। आप वायदा तो कर रहे हैं, हम अब तक जो सरकारें रही उन्होंने कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फ्री देने और कर्जा होने में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। हम दिल्ली में इतनी चीजें फ्री देते हैं, दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, अस्पताल फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसका इलाज फ्री। दिल्ली में इतनी योजनाएं हमने चला रखी हैं, फिर भी दिल्ली की सरकार प्रॉफिट में चल रही है, मुनाफे में चल रही है। पंजाब के अंदर 90% लोगों को बिजली मुफ्त में देती है आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर भी पिछली सरकार में बिजली विभाग घाटे में चल रहा था, हमारी सरकार में 500 करोड़ के मुनाफे में चल रहा है। तो इसका मतलब अगर आप ईमानदारी से काम करो, पैसे की कमी नहीं है सरकार में, ईमानदारी से अगर काम करो तो ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सांस लेते हो तो हवा के तो कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे, फोकट में मिल रही है, फोकट में मिल रही है। फिर तो क्यों? क्योंकि अगर इस पे कोई टैक्स लगा देगा कल को तो आप ये कहोगे कि सांस लेने पे भी टैक्स लगा दिया, हवा पे भी टैक्स लगा। क्यों? क्योंकि हवा जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज है। आप मुझे बताओ, पानी के बिना जिंदा रह सकते हो? तो फिर उसके ऊपर टैक्स क्यों है? उसको भी मिलना चाहिए फ्री में, प्राकृतिक चीज है। आप मुझे बताओ, आज के दिन आप बिजली के बिना जिंदा रह सकते हो? एक घर की बिजली काट दो 20 दिन के लिए, जीना आराम हो जाएगा उनका। तो इसका मतलब बिजली, पानी और
हवा, ये सारी मूलभूत जरूरतें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो जिंदा रहने पे तो पैसे टैक्स मत लगाओ यार, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। पंखा चलता है, बिजली पे टैक्स लगा हुआ है, कपड़े खरीदते हो टैक्स देके खरीदते हो, ये माइक खरीदा है टैक्स देके खरीदा है, कुछ भी आप खरीदो, शूज खरीदो, कुछ भी चीज खरीदो टैक्स देके खरीदो। 24 घंटे एक आदमी टैक्स देता है, फिर जब उसमें से 10 रुपए वापस देने की बात आती है तो कहते हैं फ्री में दे दिया, फ्री में देंगे, फ्री में हम तो छाती ठोक के कहते हैं हम फ्री में देंगे, जितना ये चिल्लाएंगे और ज्यादा देंगे। जनता का पैसा जनता में बांटना कोई गुनाह नहीं है, और ये अरविंद केजरीवाल जी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए जेल में। अगर वो ये कह देना कि फ्री देना बंद कर देंगे, कल बाहर आ जाएंगे। हमारी यही लड़ाई है कि जो सुविधाएं मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को मिलती हैं, वो तो जनता के ही वोट से बने हैं ना, यानी जनता से तो छोटे ही है ना। जब उनको फ्री मिल सकता है तो जनता को क्यों नहीं मिल सकता? मुख्यमंत्री का घर फ्री, मुख्यमंत्री की बिजली फ्री, मुख्यमंत्री का टेलीफोन फ्री, मुख्यमंत्री की गाड़ी फ्री, मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा फ्री, मुख्यमंत्री की ट्रेन यात्रा फ्री, मुख्यमंत्री घर में पानी आता है वो भी फ्री, उनको सब कुछ फ्री मिलता। और फिर 5-5, 6-6 पेंशन, एक आदमी को 5-5, 6-6 पेंशन। जो आप कहते हो 1000 रुपए सम्मान राशि मत दो महिलाओं को, इनको तो मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप फोकट की चीज जिसको कह रहे हो, ये मंत्रियों को, विधायकों को, इनको तो मिलते हैं भत्ते, इनको तो भत्ते मिल, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि जो कुछ मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को मिलता है वो मैं आम जनता को भी दूंगा वो सुविधा। तो जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान साहब ने पेंशन्स के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, विधायकों की पेंशन के ऊपर, तो दिल्ली में भी लिया गया होगा? नहीं, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जहां पे भी हमारी सरकार होगी, दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, पास हो जाती हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन आता है दिल्ली का आधे से ज्यादा प्रशासन। तो लेकिन हमारी ये जो भी आइडियोलॉजी है वो हर स्टेट के लिए लागू है। अगर कोई हमारी पार्टी के अंदर कोई पूर्व मंत्री, कोई पूर्व विधायक कई बार का चुना हुआ अगर पार्टी में आता है तो वो सरेंडर करता है बाकी की सारी जितनी भी पेंशन, उसकी एक पेंशन रखते हैं अपने पास। तो ये पार्टी का मूल सिद्धांत है और हमारी नीतियां सारे प्रदेशों में एक जैसी हैं। आप देखोगे कि यहाँ कोई ये कहेगा हरियाणा के अंदर कि हम बिजली फ्री दे देंगे, हम ये चीज, तो दूसरे स्टेट में चेक करो कि उस पार्टी की सरकार फ्री दे रही है कि नहीं दे रही है। देते नहीं मिलेंगे वहां पे, यहाँ वादा कर रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में दे रही है वही पंजाब में दे रही है, वही हरियाणा में भी देगी। पूरे देश के अंदर हमारी नीतियां एक जैसी। 2009 से मैं जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं इनके पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़ता आ रहा हूँ, हर पार्टी का, और हरियाणा में सबसे ज्वलंत मुद्दा एक ही है, SYL का पानी। उसके ऊपर आम आदमी पार्टी क्या अपने तो क्या मिला आपको उन मैनिफेस्टो में जो 2009 से सबके में है कि नहीं है मैनिफेस्टो? वो आप बताओ सर, मुझे तो आप ही कह रहे हो, मैं देखता आ रहा हूँ। तो हर पार्टी के हर पार्टी में है SYL का पानी हम लोग लेके आए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के में भी था। तो 14 से लेके 24 तक कर क्या रहे थे? बीजेपी तो सेंटर में इनकी सरकार, बीजेपी तो बोलती है इनकी पंजाब से भगवंत मान पानी नहीं। अभी पंजाब में अकालियों के साथ इन्हीं की तो सरकार थी। अभी 2016 में अगर आप देखो तो इनकी सरकार थी, वहां पे अकालियों के साथ बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। तो किस मुंह से झूठ बोलते हैं? कर देते, एक कमरे में बैठ के 3 जनों को डिसाइड करना था, कर देते, कर सकते थे। तो इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी हरियाणा में आए, बोले ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के हक का पानी 70 साल से पाकिस्तान बह के जा रहा है, मोदी इस पानी को रोकेगा। 5 साल गुजर गए, अगला चुनाव आ गया, कोई एक बूंद पानी रोका मोदी जी? कुछ किया? अपने देश के लोगों को नहीं मिल रहा, दुश्मन देश में पानी बह के जा रहा है, कुछ किया उस पर? तो इसका मतलब ये राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं इन मुद्दों को, इनको इसका समाधान करने का कोई मतलब नहीं है। ये चौटाला साहब यहाँ आए थे कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने, कह रहे थे हमने बनाया हरियाणा, हमने बनाया हरियाणा। अरे भाई, तो जब घर बनता है तभी पानी की पाइपलाइन दबती होगी उसमें, तो जब हरियाणा बनाया तब लाना भूल गए पानी की पाइपलाइन? तो ये सारे के सारे इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो आप इनसे ये पूछ लेना कि हरियाणा के अंदर बीजेपी क्या कह रही है और पंजाब वाली बीजेपी क्या कह रही है। दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट बयान मिलेंगे। ये चाहते हैं कि यही गंदी राजनीति चलती रहे, भाई भाई से लड़ता रहे एक से। अगर हमारे पास हरियाणा सरकार एक तरफ तो कहती है पानी नहीं मिल रहा उधर से, दूसरी तरफ राजस्थान को पानी दे रहे हैं। अभी राजस्थान का चुनाव आ रहा था तो उससे पहले राजस्थान को पानी दे दिया। कहां से आया भाई? हमारे पास तो खुद पानी की कमी है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा का एक मूल अंग है इंसानियत। हम ये कहते हैं पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए, राजस्थान को भी मिलना चाहिए। देश के कोई भी स्टेट को प्यासा नहीं रहना चाहिए, और अगर किसी के पास पानी की कमी है उसको उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भाई के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, किसी भाई के पास को अगर बंटवारे में कुछ कम मिल रहा है, तो पिता की जिम्मेदारी होती है उसको संभालना। मोदी जी आज तक किसी मीटिंग में बैठे हैं?
जिसमें इस पानी की चर्चा होती है। मोदी जी आज तक इस मुद्दे के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 3-4 साल पहले कहा था 15 मिनट का टाइम दे दो, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। आज तक टाइम नहीं दिया 15 मिनट का। विदेश घूमने का टाइम है, गुफा में बैठने का टाइम है, लेकिन इसके लिए चर्चा करने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोगों की कोई कीमत नहीं उनकी नजर। हमारे लोगों को तो 750 शहादतें लेने के लिए हैं। हमारे लोग तो सड़क पे बैठाओ, 750 किसानों की शहादत ले लो, कीलें गाड़ दो, बैरिकेड लगा दो, लाठियां चलाओ हमारे लोगों के ऊपर, गोलियां मार दो उनको सरेआम। इसके लिए हैं हमारे लोग, तो यही करवाते हैं मोदी जी उनके ऊपर। उनकी समस्याएं हल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने कहा पंजाब राजस्थान को पानी दे रहा है, हरियाणा राजस्थान को पानी दे रहा है। बेसिकली हरियाणा तो दिल्ली को भी पानी देता है। हाँ, तो जो समझौता है उसी के तहत देता है, जो समझौता है उसी के तहत देता है। कभी तो दिल्ली में भी होती है जब पानी की कमी होती है। मैं कह रहा हूं अगर दिल्ली में पानी की कमी हो तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कहां से आएगा। पूरे देश को तो केंद्र सरकार ही देख सकती है ना कि कहां पानी ज्यादा है कहां कम है, तो कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। किस समझौते के तहत दिलाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अगर हरियाणा में पानी कमी हो तो केंद्र सरकार को दिलाना है, राजस्थान में पानी की कमी है केंद्र सरकार को अरेंज करना है। पिता ही तो बताएगा कि रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, किसके बीच में। पिता की तो इंटरेस्ट ही नहीं है, पिता तो कभी इसमें ध्यान देते ही नहीं। 2019 के चुनाव में जब आपकी पार्टी का गठबंधन जेजेपी के साथ हुआ था, उस समय जींद की एक रैली में, उपचुनाव की मैं बात करता हूं, जींद की एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने इस बात को बड़ा मुखर होकर कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है पंजाब में तो भी हम इस बात का समाधान करेंगे। अब पंजाब में तो आपकी ही सरकार है। मैं तो कह ही रहा हूं ये तो समाधान होने वाली चीज है। पंजाब में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार बनवा दो, केंद्र में हमारी सरकार हो, हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, हम आपस में बैठ के निर्णय कर देंगे। हम इनकी तरह थोड़ी हैं, हम इनकी तरह नहीं है कि तीनों जगह पे सरकार रही फिर भी बैठ के कमरे में निर्णय नहीं कर सकते। हमने तो ये बीजेपी कह रही थी दिल्ली के अंदर, बोली कूड़ा नहीं खत्म हो सकता, कूड़े के ढेर बड़े बड़े लगे हुए थे दिल्ली में। बोले एमसीडी में इनकी सरकार थी पिछले 15-20 साल से, बोले कूड़ा हट ही नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हो, दिल्ली में रोज इतना कूड़ा पैदा होता है, कूड़े के पहाड़ कैसे खत्म हो जाएंगे। हमने कहा हम करके दिखाएंगे। एमसीडी में हमारी सरकार आई, आप देख लो दिल्ली में जाके कूड़े के ढेर खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल समस्याओं का हल नहीं हो सकता, नीयत होनी चाहिए। इनकी नीयत नहीं है, हमारी नीयत साफ है। जिस दिन हमारे हाथ में होगा उस दिन तो हम समाधान करेंगे, हम आपस में चर्चा करके कर देंगे समाधान। दिल्ली में तो अब दोनों सरकारें आपकी हैं, केंद्र सरकार को छोड़ के दिल्ली को चलाने वाली दोनों चीजें आपके पास में। लेकिन आज भी दिल्ली का हाल वही है जो 5 साल पहले था। नहीं, आप दिल्ली जाते नहीं हो फिर। सर आप दिल्ली में जाओ सर, मैं अभी दिल्ली 20 दिन पहले दिल्ली में तो था। आप क्या कहना चाहते? बारिश होने के बाद आज भी दिल्ली वैसी की वैसी है जो 10 साल पहले थी। नहीं, उसके कई सारे कारण हैं। जैसे और वो दिल्ली में जब जब ऐसा कभी हुआ है तो हम बताए भी है कि वो वीडियोस भी आए थे। जब आपने देखा होगा कि मंत्री कह रहा है ऑफिसर को कि ये सफाई करानी है, मैं वहां विजिट करना चाहता हूं, आप साथ चलो, ऑफिसर साथ जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ट्रांसफर तक का राइट नहीं है दिल्ली सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार हमारा वो अधिकार छीने हुए है। जब आप किसी अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले सकते, जब आप उसका ट्रांसफर तक नहीं कर सकते, तो क्यों मानेगा अधिकारी आपकी? वो केंद्र सरकार की मानता है। केंद्र सरकार जान के कहती है कि परेशान करो इनको, इनकी सरकार मत चलने दो, इनको जहां पे लोग गाली दे वो काम करके दिखाओ और बोलो कि ये देखो ये इन्होंने कर दिया। तो ये तो साजिशें बीजेपी लगातार करती है और ये सारी साजिशें दिल्ली के लोग समझते हैं। तभी तो अगर काम नहीं हुआ होता तो ऐसा नेता, जो देश में एक ही नेता है जो सीना ठोक के ये कहता है कि काम किया हो तो वोट देना वरना वोट मत देना, फिर लोग 28 के बाद 67 सीट देते हैं, फिर 67 के बाद 62 सीट देते हैं, फिर एमसीडी में बहुमत देते हैं। काम नहीं हुआ होता तो दिल्ली के लोग क्यों जिता रहे हैं? नहीं, जो काम आपने कर दिया क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी को, जो आप लोग नहीं कर पाए वो केंद्र सरकार उसमें कूड़ा डालती है। ऑब्वियसली ऐसा ही है, काम करने नहीं देते हैं। सारी दिल्ली जानती है इस बात को। अब फिर चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर, देख लीजिएगा एक तरफा बहुमत मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को ये पता है कि ये काम करना चाहते हैं लोग। आपकी नीयत पहचान लेते हैं, आप काम करना चाहते हो। लोगों से समझदार कुछ नहीं है लोकतंत्र में, लोग सब समझ जाते हैं, आपकी नीयत पहचान लेते हैं। लोगों ने देख लिया ये काम करना चाहता है अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी करने नहीं दे रही है, तो कितना मर्जी जोर लगा ले बीजेपी ने सब करके देख लिया, सारी साजिश षड्यंत्र करके देख लिया। दिल्ली के लोग प्यार करना नहीं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल जी से। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा है। जैसे इन्होंने साजिश करके जेल में डाला केजरीवाल जी को, उसको लेके लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। सिसोदिया जी अब लगातार राजनीतिक गतिविधियों में बने रहेंगे हरियाणा में? बिल्कुल बने रहेंगे। आप 2 साल हमारे लीडर्स को जेल से बाहर निकलवाओ, जितने जितने बाहर होंगे वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बने रहेंगे। आप सबको उठा के जेल में डाल दोगे फर्जी केस बना के और फिर कहोगे लड़ो चुनाव, तो कैसे लड़ेंगे? हरियाणा का चुनाव क्यों करा रहे हैं जल्दबाजी में? इसीलिए तो करा रहे हैं ना जल्दबाजी में, क्योंकि इनको पता है कि केजरीवाल जी की बेल होने वाली है। आज नहीं तो कल हो जाएगी 5-7 दिन में।
इनको पता है सबकी बेल हो चुकी है, पूरा केस धराशायी हो चुका है जिसको ये झूठा केस बना के लाए थे। तो इनको पता है वो बाहर आ जाएंगे तो इनका सारा यहाँ खेल बिगड़ जाएगा बुरी तरह से। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको अंदर रखो और पीछे से फटाफट चुनाव कराओ। हरियाणा में आप 2 साल से एक्टिव हो, आपने कहा, तो हरियाणा के लोगों की किन मूलभूत समस्याओं से आप अपने आप मतलब आप इंट्रोड्यूस हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो रोजगार की समस्या है। हमारे बच्चे 25 लाख के आसपास युवा इस वक्त बेरोजगार है हरियाणा में। रिकॉर्ड है ये, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। युवा जमीन बेच बेच के विदेश जाने को मजबूर है, मतलब आधा आधा किला है किसी के पास, जमीन बेच के विदेश जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी आसान है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, हम बहुत चीज देखते हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब हम किसी की मौत पे अगर चले गए तो वहां बताते हैं हमको कि जी बच्चे का शरीर नहीं आ पाया विदेश से, वो विदेश में ही है, वहीं पे उनको अंतिम संस्कार करने के लिए कहना पड़ा। इलीगल तरीके से गया है, प्रोसीजर्स नहीं फॉलो कर पाए, वापस नहीं ला पाए, महंगा खर्च 50-50 लाख रुपए लगते हैं पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए भी। कई बार ऐसे मौके हुए कि यहाँ माँ बाप का देहांत हो गया, इलीगल गया हुआ 7-8 साल तक आ नहीं सकता वापस, आग देने के लिए भी बच्चा वापस नहीं आ पाया। इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा करते हैं हम अपने बच्चों को। तो हरियाणा के अंदर आज के दिन में रोजगार के नाम पे त्राहिमाम है, बहुत परेशान है हरियाणा के लोग। और दूसरा, इन्होंने अत्याचार किया। हर गांव के अंदर आप देखो बच्चे सुबह सुबह तैयारी करते थे फौज में जाने की। बीजेपी ने साजिश करके अग्निवीर योजना लाई। आज आप किसी गांव के बाहर मुझे एक बच्चा बता दो जो तैयारी करता हो सेना में जाने की, सबने तैयारी करना छोड़ दिया। क्यों? 17 साल में भर्ती करते हैं, 21 साल में रिटायर कर देते हैं, भरी जवानी में रिटायर कर देते हैं। हो सकता है पिता नौकरी कर रहा हो, बच्चा रिटायर हो जाएगा। ऐसी हालत इन्होंने हरियाणा के युवाओं की कर दी। उसका समाधान बहुत जरूरी है, जैसे पंजाब में कर रहे हैं भगवंत मान जी। 45,000 से ज्यादा नौकरी दी है 2 साल में, सरकारी नौकरी 3.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार दिया। तो अब वहां के लोग रुकने लग गए, विदेश नहीं भागते, अब कम हो गया है बाहर जाने का जो रेशियो है, दर है जो। तो मुझे लगता है कि ये हरियाणा के अंदर भी होना जरूरी है। और मूलभूत समस्याओं पे बहुत काम करने की जरूरत है। ना हमारे स्कूल अच्छे हैं, ना हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े, 5800 गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। आपके कैमरे पे खुली चुनौती दे रहा हूं मुख्यमंत्री को, एक गांव में ले चले मुझे अपने साथ, पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक गांव जिसके लोग कहते हैं 24 घंटे बिजली आती है हमारे। इतना झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री तो पिछले जो इनसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में ये भी कहते हैं कि जितना उन्होंने 10 साल में नहीं किया, मैंने थोड़े से समय में उतना काम हरियाणा के लिए कर दिया। नहीं, ये तो क्या ही कर दिया, ये तो घोषणा मंत्री है। लोग मुख्यमंत्री भी नहीं कहते, इनको घोषणा मंत्री कहते हैं। सिर्फ कह देने भर से अगर काम हो जाता तो फिर काम करने की जरूरत क्या थी जमीन पे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ घोषणाएं की इन्होंने। पिछले 2-3 महीने बोले 30-40 हजार नौकरी दे देंगे, कुछ नहीं दिया। बोले 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को पक्का कर देंगे जिनको 5 साल हो गए। एक कर्मचारी बता दो पूरे हरियाणा में जिसको 5 साल हो गए HKRN में। HKRN शुरू हुए 3 साल हुए, तो बताओ कैसे हो जाएंगे 5 साल। तो एक भी कर्मचारी उस योजना में पक्का नहीं हो रहा। ये बोले किसानों को 2-2 हजार रुपए डाल देंगे उनके अकाउंट में। किसी के अकाउंट में आए हो तो यार ढूंढ लो ना, कोई किसान के आए नहीं अकाउंट में। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। कंपटीशन है इनमें। मोदी जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा झूठा, ये कहेंगे, मुख्यमंत्री कहेंगे मैं तुमसे भी बड़ा झूठा। तो इनके बीच में होड़ लगी हुई है कि इनकी नजर में नेता मतलब झूठा, इन्होंने पर्यायवाची समझ लिया, नेता मतलब झूठा। तो ये झूठा बनने की होड़ इनके बीच में लगी हुई है कि मैं बड़ा नेता। तो SYL का तो आपने बीच में घुमा ही दिया, तो हरियाणा को मैं पानी तो बहुत मिलेगा? स्पष्ट सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इस पे कहाँ घुमाया। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के लोगों ने सारी पार्टियों के टेन्योर देख लिए, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया। होप सिर्फ, उम्मीद सिर्फ हम है, हमारा टेन्योर नहीं हरियाणा के अंदर आया। हमारे पास जिस दिन ऐसा कोई वक्त आएगा हमारी तीनों जगह सरकार हो, हम तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। हम तो एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ के आपस में विचार विमर्श के जरिए ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कोई करना तो चाहे, कोई करना ही नहीं चाहता। आपकी सरकार जब से दिल्ली में है और पंजाब में सरकार आने से पहले अक्सर जब भी जो पराली के जो अवशेष बच जाते हैं और जो पोल्यूशन कहा जाता था हरियाणा से आता है, पंजाब से आता है, जब आपकी सरकार हरियाणा में होगी तो क्या वो पोल्यूशन बंद हो जाएगा फिर हरियाणा पंजाब? बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल, हमने पंजाब के अंदर भी बहुत रिड्यूस करके दिखाया है। 50% से ज्यादा रिडक्शन पिछली बार हुआ था और अगले 1-2 साल के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ है। हरियाणा में भी बंद होना चाहिए। क्यों किसान को कहते हैं कि किसान को हम पराली के पैसे देते हैं, तो मतलब इनको लगता है पागल है किसान। अगर पराली के पैसे मिलते हैं तो क्यों जलाएगा? एक कारण बता दो आप। इसका मतलब कहीं तो कोई कमी है आपकी योजना में ना, 2 एंड मिल नहीं रहे। इसका मतलब आप जो योजना कागज पे बना रहे हो वो जमीन पे उतर नहीं रही। आप तो कह देते हो हम 2,000 रुपए देंगे, तो 2 ना 2,000 रुपए कौन किसान छोड़ेगा?
आपको पराली दे के जाएगा। इसका मतलब आपकी योजनाएं पेपर पे रहती है, लागू नहीं होती है, वरना कोई ऐसी चीज नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। यही सरकार है, ये आप देख लो 2016-17 के डॉक्यूमेंट्स उठा के, सरकार की एडवाइजरी जो किसानों को जाती थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसमें लिखा होता था कि ये जो फसल के अवशेष जो बचे हैं उनको जला दो। इनका तो क्या लगा, इन्होंने 2020 में उस वर्ड को बदल के जला दो की जगह दबा दो कर दिया, तो इनका तो एक शब्द बदला, पर किसान तो तब तक इनकी बात मान के सब जगह जला रहा था। तो सरकार के ही किए धरे हैं, ये सारे कर्म सरकारों के किए हुए हैं, इन्हीं पार्टियों के किए हुए हैं। किसान तो बेचारा, उसको तो एडवाइस की जरूरत है, और जहां एडवाइस की जरूरत है, पहले हर गांव में एक एग्रीकल्चर अधिकारी या 2-4-5 गांव पे होता था। इन्होंने क्या किया, पहले गांव से हटा के कहा कि अब ये ब्लॉक पे होगा, ब्लॉक से हटा के बोले कि अब ये विधानसभा स्तर पे होगा, विधानसभा से हटा के बोले अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अधिकारी बैठेगा। तो मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट का किसान एडवाइस लेने के लिए उस एक अधिकारी के पास जाए। आपने असंभव इम्प्रैक्टिकल सिचुएशंस बना दिए, तो किसान कैसे एडवाइस लेगा? तो फिर जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो किसान के पास आती हैं, कहती हैं ताऊ इस बार यह दवाई भी डालनी है। वो कहते हैं भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आए हैं कोई कंपनी से तो डालनी होगी, डाल देते हैं। अगली बार कहते हैं ताऊ इस बार ये 2 दवाई डालनी है, 2 दवाई डाल देते हैं। इस बार ये 4 खाद डालनी है, 4 खाद डाल देते हैं। प्राइवेट कंपनियों के हाथों में किसान को सौंप दिया कि जो भी जहर डलवाना है फसल के अंदर डलवा दो। इनको नए नए एक्सपेरिमेंट्स किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं। वही फसल खा के आज अपने पूरे इलाके में देख लो आप, हर दूसरे तीसरे आदमी को कैंसर है, हर दूसरे तीसरे आदमी को तरह तरह की बीमारियां हैं, जहरीला खाना खा के। किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसी को जहरीला खाना खाना पड़ रहा है। ऐसा समाज बना दिया इन्होंने, ऐसे सिचुएशन बना दी। किसानों के लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान नहीं, प्रदेश बहुत है। स्पष्ट मुद्दा है कि जब तक किसानों को आप इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, आप उनको मुआवजा देने से पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए उनको उनकी फसल का दाम मिले। उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिलता, इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का, खाद का इस्तेमाल करता है, उससे उसका खर्चा बढ़ता है। आप उसको इस चक्कर में घुमाए जा रहे हो, इधर से खर्चा बढ़ता जा रहा है, इधर से आप उसकी फसल पूरे दाम पे बिकने नहीं देते, इधर से खर्चा बढ़ता जा रहा है, वो बेचारा कर्जे में जीता है। आप उसको उसकी फसल का सही दाम इंश्योर कर दो कि जब फसल लगा रहा हो उस वक्त पे उसको पता होना चाहिए कि मुझे इतना दाम मिलेगा अपनी फसल का। तो देखिए किसान भी तरक्की करेगा, किसान तरक्की करेगा तो सारा का सारा इकोनॉमिक सुधर जाएगा आपके स्टेट का, क्योंकि 70% 65% आबादी तो किसानों की है। आपका जो इंडी अलायंस के आप लोग भी साथ रहे, मैं लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ, अभी विपक्ष बड़ा जोर शोर से बोल रहा है कि जातिगत गणना होनी चाहिए, उस पर आपके अनुराग जी क्या विचार है? नहीं, एनडी अलायंस जो है उसके विचार जो है वो इस बारे में सही नहीं है। वो एनडी अलायंस आरक्षण को खत्म करना चाहता है। एनडी अलायंस जो है वो गरीबों का हक छीनना चाहता है। हम उसके खिलाफ हैं। हम साफ तौर और जनगणना कराने में क्या जाता है, क्यों नहीं करा सकते हो जनगणना? वो एक स्टेटिस्टिक्स है, आपको हेल्प करेगा आपकी योजनाएं बनाने में, सरकार को योजनाएं बनाने में। उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना कहाँ तक सही है? सरकार को जब जनगणना तो कराओगे ही ना, सेंसस करने का टाइम आ गया तो वो तो कराओगे ही। जब सेंसस कराओगे तो उसमें एक कॉलम और डाल दोगे तो क्या क्या बिगड़ जाएगा उससे तो आपके पास आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों के आधार पे आप योजनाएं बना सकते हैं। जो जाति पिछड़ी हुई है उसको समाज में बराबरी पे ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, इस पे राजनीति करेंगे। तो ये सारी चीजें बीजेपी काफी समय से करती आ रही है। जात पात के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाना, लोगों के बीच में द्वेष पैदा करना, ये अंग्रेजों के सीखे सिखाए चेले हैं। अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, उन्हीं के चेले हैं। आज भी ये यही करते हैं, फूट डालो राज करो। अनुराग जी, आखिरी प्रश्न, आपने साइंस की स्टूडेंट रहे, आप इंजीनियरिंग की, 2 साल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, कंप्यूटर कंपनी में आपने काम किया, उसके बाद पत्रकारिता, आपने जीजेयू से शायद इसकी पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन की, और आज आप राजनीति में हैं। बीच में पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ाई करी। हाँ, एमए पॉलिटिकल साइंस आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की जी। तो मतलब विचार बदल रहे थे या मन बदल रहा था? नहीं, बिल्कुल विचार नहीं बदल रहे थे। शिक्षा हासिल करने में क्या बुराई है? आपको अलग अलग डोमेन्स की जानकारी होनी चाहिए। एक मात्र आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, बाकी किसी पार्टी में देख लो जो कुछ नहीं कर सकता वो राजनीति कर रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां हम सब कुछ कर सकते हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। हर आदमी अपना डोमेन छोड़ के आया। कमिश्नर थे अरविंद केजरीवाल जी, वो अपनी नौकरी छोड़ के आए। संजय सिंह इंजीनियर है, वो अपनी नौकरी छोड़ के आए। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, अपनी नौकरी छोड़। सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट में थे, अपनी नौकरी छोड़ के आए। संदीप पाठक IIT में प्रोफेसर थे, अपनी नौकरी छोड़ के आए। तो राघव चड्ढा CA हैं, अपनी नौकरी काम धंधा छोड़ के। सब अपने डोमेन की एक्सपर्टीज लेके राजनीति में आए।
तो हम राजनीति में जब आते हैं, काम करते हैं, तो हम कुछ देते हैं राजनीति को। ये जो पिता दादा राजनीति में थे, फिर उनके बेटे राजनीति में, फिर उनके बेटे राजनीति में, फिर उनके बेटे तैयार हो रहे हैं राजनीति में, ये क्या लेके आते हैं एक्सपीरियंस? इन्होंने जो गंदी ट्रिक्स ऊपर दादाजी से सीखी, वही पिताजी ने सीखी थी, वही इन्होंने सीखी, वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये बाहर से एनरिच तो नहीं कर रहे, कुछ नया तो नहीं लेके आ रहे पॉलिटिक्स में। इसलिए आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स लोगों को पसंद आ रही है कि हम समाज के बीच में से ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेके राजनीति में आते हैं, आम घरों से आते हैं। कोई हमारे बाप दादा ने बहुत बड़ी राजनीति नहीं करी है कहीं पे, तो हम आम घरों से आते हैं, आम लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनको दूर करके, जैसे हमारे विकसित देश होते हैं, जैसे एडवांस्ड कंट्रीज हैं, वहाँ सारी जगह देखो एजुकेशन फ्री है। हमारे यहाँ पे इतनी लड़ाई हो रही है एजुकेशन फ्री करने पे, अरे क्यों फ्री कर दी? अरे गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो ये सारी सुविधाएं लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हैं, और हम इस विचारधारा के लिए एक नए मकसद के साथ एक लड़ाई में उतरे, सर पे कफन बांध के उतरे। निर्णय कर रखा है कि जब तक एक एक गरीब को शानदार शिक्षा नहीं मिलती, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, नतीजा जो चाहे। अनुराग जी, आपके विचार बड़े अच्छे लगे, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।